अम्लराज या एक्वारिडियम। आपने तो अम्ल पढ़े, एसिड, अम्ल। कौन कौन से अम्ल? यहाँ पर दो अम्लों की बात होगी। एक अम्ल होगा HCl और एक अम्ल होगा HNO3। इस अम्ल को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड कह लें या नाइट्रिक अम्ल कह लें। तो आपके पास यदि दो अम्ल हैं, कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इनको 3:1 में मिला दिया जाए। किसमें? 3:1। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको HCl लेना है तो 3 लीटर ले लीजिए, और आपको HNO3 लेना है तो 1 लीटर। ठीक है ना? इस अनुपात में अगर आप इनको मिला दें तो आपका जो विलेन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? अम्लराज। क्या कहलाएगा? इन दोनों को जब इस अनुपात में मिला दिया जाएगा तो वो क्या बनेगा? अम्लराज बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? बताओ। अब ये अम्लराज क्या करेगा? ये अम्लराज आपको करेगा सोने के शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण, सोने के शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बताऊं, अगर आपको उससे कोई कह दे सोना कमा चांदी, और अगर बोल दे प्लेटिनम, ये प्लेटिनम भी बहुत कठोर धातु होती है, मजबूत। इन ऐसी धातुओं को गलाने के लिए, जिसको गलाने के लिए, इन जैसी धातुओं को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। अगर इनको, ये ऐसा विलेन होता है कि उसमें सोना डाल दे तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। चांदी को डाल दे तब भी गल जाएगा, और प्लेटिनम को डाल दे तब भी गल जाएगा। अन्य जगह इसको, अब और एक बात सुनिए कि जैसे HCl आप लाएं, केवल क्या लाएं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाएं और सोने को इसमें डालें तो गलेगा नहीं। या सोने को केवल HNO3 में डालें तब भी वो गलेगा नहीं। तो इनको गलाने के लिए जब इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाएगा तभी अम्लराज बनेगा, और उसी में ये चीज़ें गल सकती हैं। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, शुद्धिकरण के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे आपके पास कोई सोने के आभूषण लेके आए, सोने से बने आभूषण, सोने से बने आभूषण लेके आए और आपसे बोले आप बताइए शुद्ध है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप HCl लेंगे और आप क्या लेंगे? HNO3। इनको 3:1 में मिला लेंगे। इसके बाद आपका क्या बन जाएगा? अम्लराज। और अम्लराज बनने के बाद में उस अम्लराज में सोने से बने आभूषण डुबोएंगे, फिर थोड़ी देर तक होल्ड रखेंगे। अगर वो गलने लगते हैं या गल जाते, पूर्ण रूप से गलेंगे तो ही वो क्या होंगे? शुद्ध होंगे। अगर वो गलते नहीं है, इसका मतलब उसमें सोना नहीं मिला है, उसमें सोने की जगह कुछ और मिलावट है। ठीक है ना? अब मैं बताऊं आपको, आप बताइए, घरों पर पता है, घरों में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं अपने सोने और चांदी के आभूषणों को क्या करवा लो? साफ करवा लो। तो वो लोग पता है क्या रखते हैं अपने पास में? अम्लराज रखते हैं। वो पानी सा एक डिब्बे में रखेंगे और उसी में आपके डुबोएंगे और थोड़ी देर बाद निकाल के दे देते हैं। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है? इतनी जल्दी नहीं गलता है। जैसे उसमें डालेगा तो सोने की, जो आपके कोई भी सोने का आभूषण होगा तो उसकी ऊपर वाली लेयर धीरे धीरे क्या होती? गलने लगती है, और गलकर कहाँ बैठ जाएगी? उस जल में नीचे ऐसे मिल जाएगी। अब पहले बैठती नहीं, पहले तो उसमें मिल ही जाती है, आपको दिखेगी नहीं। बाद में इसको एक विधि द्वारा क्या कर लिया जाता? अलग कर लिया जाता है। तो पहले क्या हो जाएगी? उसी में घुल जाएगी। इसलिए वो लोग सफाई करते हैं, पता है आपको, मामूली से 10, 15, 20 रुपए में सफाई करके दे देते हैं। दरअसल वो पागल नहीं है। वो क्यों दे देते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके सोने या चांदी को भी उसमें घोल लिया है। सोने का डिब्बा अलग रखते हैं, चांदी वाला अलग रखते हैं, दोनों में डुबोया, एक में डुबेगा सोना तो आपका सोना साफ होके दे देगा। उससे क्या होगा? सोने की ऊपर वाली लेयर, हल्की हल्की लेयर क्या हो जाएगी? इसमें अम्लराज में घुल जाएगी और उस सोने को वो घर जाके निकाल लेगा।
अब मान लीजिए 100-200 लोगों की उसने साफ की तो थोड़ा बहुत तो सोना आ जाएगा। अब उसने कितना कमाया होगा समझ लीजिए, तो वो गांव में क्या होता बेवकूफ़ बना के चला जाता है। अब आपके यहाँ समझ लीजिए कभी भी कोई सफाई करने वाला है तो ऐसे सफाई मत करवाइए, ठीक है। और मैं बताऊँ, ये आप समझ लीजिए दोबारा से, ये अनुपात क्या होता है। जैसे मैं कह दूं भाई साहब आपके पास 3 गिलास है, क्या 3 गिलास HCl और 1 गिलास क्या मिलाएंगे HNO3, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे मतलब क्या, अगर मैं ये कह दूं आप बताइए आपके पास 4 लीटर क्या है HNO3 है, तो बताइए इसमें कितना HCl मिलाए कि वो क्या बन जाए अम्ल। कितना मिलाएंगे 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। अगर मैं कह दूं ये 5 है तो ये 15। अगर मैं कह दूं ये 21 है, कौन HCl 21 है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 7। तो बात समझ चुके कि नहीं बताइए। अगर मैं कह दूं ये 3 चम्मच है तो ये 1 चम्मच, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। अगर मैं कह दूं छोटी सी ढक्कन है आपको अम्लराज बनाना है तो ये 3 ढक्कन डालिए, 1 ढक्कन डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं 3:1 बोला जाता है। क्या अम्लराज अब बना लेंगे बताओ, ठीक है। देखिए लिखा है सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। अगर परिभाषा बताएं तो क्या होती है, वह सीरीज श्रेणी या वह सीरीज जिसमें धातुओं को, किसको, धातुओं को, जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और मुख्य रूप से ये सक्रियता श्रेणी क्या बताती है, विस्थापनीयता को प्रदर्शित करती है। मतलब ये बताएगी कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इधर देखिए, अगर मैं बताऊं कि ये क्या है, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है। अगर मैं ये बोलूं कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, पोटेशियम। सक्रियता का मतलब होता है कि कौन सी धातु जल्दी से क्रिया कर लेती है। तो सबसे तीव्र क्रिया कौन करता है, पोटेशियम। और ये हमेशा याद रखना, ये किसमें प्रयोग किया जाता, अधिकतर ये विस्थापन में। कहाँ पे, विस्थापन में। ये विस्थापन पर ही आधारित क्या है, सीरीज है। विस्थापन का मतलब किसी को हटा देना, उसके स्थान पर बैठ जाना। जैसे मैंने बताया था H2SO4 और मैंने ये अभिक्रिया कराई थी, जैसे मैं बनाता हूँ Mg, क्या करता हूँ Mg। तो देख लीजिए यहाँ से आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, प्लस का MgSO4 जोड़ देते हैं। बताओ ऐसे बनाते कि नहीं बनाते। तो ध्यान से देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ऊपर है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये है। तो जो नीचे होगा ऊपर वाला उसे हटा देता है। लेकिन अगर मैं ये अभिक्रिया यहाँ पर लिखता हूँ AU या Ag लिख दूँ, Ag + H2SO4, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इससे देखिए कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और नीचे वाला ऊपर वाले को कभी भी हटा नहीं पाएगा। यही होती है क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। या हम लोग ये विस्थापनी सीरीज भी इसको कह सकते हैं। अर्थात ये हमेशा ये बताती है कि कौन किसको विस्थापित कर लेगा। अब मैं बताऊं तो सबसे अधिक कोई भी, ये कहीं भी होगी कि ये सभी जुड़े हों, लेकिन अगर वहाँ पे के आ जाएगा तो फटाक से ये सभी क्या हो जाएंगे, निकल लेंगे और किसको जगह दे देते हैं, पोटेशियम को जगह दे देते हैं। अर्थात अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। दूसरे नंबर पर सोडियम, तीसरे नंबर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb मतलब लेड और हाइड्रोजन। अब मैं एक बात बता दूं, आप जितने भी एसिड होते हैं क्या होते हैं, एसिड में क्या पाया जाएगा, H। वो एसिड में से ये इनमें से कोई भी एसिड में से H को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर Ag लिखा है, यहाँ पर अगर Hg लिख दें तब भी क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर अगर Au लिख दें तब भी क्रिया नहीं होगी।
क्योंकि ये सब नीचे अगर यहाँ पे CU लिख दे तब भी ये क्रिया नहीं होगी। इस चीज को समझिए, ठीक है ना। ये तीनों क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे क्या आती है नीचे। तो ध्यान रखना, कभी आपसे ये पूछ लिया जाए ये क्या है, चांदी, बोला जाएगा जब चांदी को सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि क्रियाशीलता में हाइड्रोजन Ag अर्थात चांदी से ऊपर आता है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित Ag नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ गए कि नहीं बताओ। अगर यहीं पे मैं कह दूं Mg की जगह देखो यहाँ पर अगर Fb लगा दूं, क्या Fe, तो ये बताओ अभिक्रिया बदल जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, क्योंकि ये इससे ऊपर आता है। तो इसके ऊपर वाले कोई भी आ जाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। बताओ, समझ गए सक्रियता श्रेणी क्या होता है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऐसी सीरीज को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन है पहला, निम्न को पूर्ण करो। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना आपको पता है, ये क्या है धातु, ये क्या है अम्ल। धातु अम्ल से क्रिया करके क्या निकालती, हाइड्रोजन गैस निकालती है कि नहीं, और क्या बनाती है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये Cu जुड़ जाता है, अर्थात CuSO4 बन जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें Cu और हाइड्रोजन में क्रियाशीलता का क्रम क्या है, Cu हाइड्रोजन से क्या आ रहा है नीचे, अर्थात ये Cu हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, इसलिए यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभव नहीं है। क्या ये बनेगा, ये बिल्कुल भी बनेगा नहीं। इसी प्रकार ये देखें Cu हाइड्रोजन को फिर हटाएगा, जब Cu नीचे ही है तो हाइड्रोजन को हटा पाएगा नहीं, ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। अगर ये बोलूँ कि Ag इसको हटा पाएगा कि नहीं, तो देखिए Ag भी हाइड्रोजन से क्या है नीचे है, तो ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। और ध्यान रखना ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत अधिक बार पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि बताइए कि जब कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे जब कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया संभव नहीं है, अर्थात कुछ भी बनता नहीं है, क्योंकि क्रियाशीलता के क्रम में हाइड्रोजन से नीचे कॉपर स्थित है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। बताओ, इसी प्रकार इनको देखिए, ये बोला कि क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये Zn है, ये Ag है। Ag किसको विस्थापित कर रहा है, देखो Ag यहाँ पे जुड़ गया, तो Ag ने किसको हटा दिया, Zn। क्या Ag Zn को हटा पाएगा, Zn कहाँ पे है ऊपर, अर्थात Zn हटेगा नहीं, यहाँ पे Zn ही रहना चाहिए था, अर्थात Zn यहाँ से हटेगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो अर्थात क्या बोलेंगे, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। इसी प्रकार Fe Cu को देखिए, तो Cu तो ये रहा और Fe कहाँ रहा, ये, तो ये तो नीचे है, तो Fe इसको क्या कर देगा, हटा देगा, Fe Cu को हटा देगा ना, नीचे आ रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभव है। इसी प्रकार Ag Cu को देखिए, Ag Cu, Ag कहाँ है नीचे, Cu कहाँ है ऊपर, अर्थात Ag Cu को हटा नहीं पाएगी, ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये कुछ भी बनेगा नहीं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बात सुन लीजिए, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कैसे भाषा के रूप में पूछे जा चुके हैं। बताइए निम्न अभिक्रियाएं संभव है या नहीं, स्पष्ट कीजिए, ये कारण भी दीजिए कि अभिक्रिया क्यों संभव नहीं है। तो ये अभिक्रिया तीनों पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी हैं।